नेक्स्ट हम बात करते हैं 21 जुलाई 2021 के डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की 2026 के डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे यार अबाउट दी नॉन टेस्टिंग मॉडल्स। यहाँ पे न्यूज़ में थे जो ग्लोबल अडेप्टेशन है नॉन एनिमल टेस्टिंग मॉडल्स का, मतलब नॉन एनिमल टेस्टिंग मॉडल्स जो कि प्रेजेंट है, इंडिया के एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है यार टू स्ट्रेंथन इट्स ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम, है ना। बहुत सारे जो ऑर्गन ऑन चिप हमने अभी न्यूज़ में था जो कि हमने डिस्कस किया, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। और भी बहुत सारे नॉन एनिमल टेस्टिंग मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो नॉन एनिमल टेस्टिंग मॉडल्स अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्या होते हैं नॉन एनिमल टेस्टिंग मॉडल्स। जो हैं ये एक ह्यूमन रिलेवेंट साइंटिफिक मेथड्स होते हैं दैट इवेलुएट सेफ्टी, एफिकेसी एंड टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग एंड केमिकल विदाउट यूजिंग एनिमल। ठीक है, ह्यूमन के अंदर जो रिलेवेंट साइंटिफिक मेथड है ना, जो ड्रग की सेफ्टी, एफिकेसी एंड टॉक्सिसिटी को यहाँ पे इवेलुएट करता है। इसका एम क्या है भाई? ये जो नॉन एनिमल मॉडल्स हैं, नॉन एनिमल टेस्टिंग मॉडल्स हैं, ये एक तरह से प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी को इम्प्रूव करते हैं। जो ड्रग डेवलपमेंट टाइम है उसको रिड्यूस करता है। जो डेवलपमेंट कॉस्ट अगर एनिमल टेस्टिंग मॉडल्स में लगाए तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, उसको ये कम करता है। ऑल्सो जो एनिमल यूज़ है उसको ये मिनिमाइज़ करता है। जैसे एनिमल्स जो है एथिक्स सेक्टर से जो इन्वॉल्व होता है, एनिमल को हम क्यों नुकसान पहुँचाएं यार, वो यहाँ पे देखा जाता है। बाकी नॉन एनिमल टेस्टिंग मॉडल्स की बात करें तो यहाँ पे ऑर्गन ऑन चिप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था यार, है ना। ऑर्गेनॉइड्स जो है वो क्या होते हैं? दिस आर 3D मिनिएचर ऑर्गन ग्रोन फ्रॉम स्टेम सेल, है ना। ऑर्गेनॉइड्स जो हैं स्टेम सेल से ग्रो किए आते हैं, 3D ऑर्गन्स होते हैं। एंड ये ह्यूमन ऑर्गन स्ट्रक्चर को मिमिक करते हैं, फंक्शन को मिमिक करते हैं। ऑर्गन ऑन चिप की बात करें तो एक माइक्रोफ्लूइडिक डिवाइस है जो कि रेप्लिकेट करता है ह्यूमन ऑर्गन फिजियोलॉजी को, है ना। ऑर्गन माइक्रो इन्वायरमेंट को ये स्टिमुलेट कर सकता है, उसी के जैसा देख सकते हैं। तो हम जो ड्रग है उसको इस्तेमाल करके ऐसा ही हमारे बॉडी में भी काम करेगा बोल के समझ सकते हैं। सो इस दिस ऑर्गन ऑन चिप ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, किस लिए इस्तेमाल किया था? इट इज़ यूज फॉर डिसीज मॉडलिंग एंड ड्रग टेस्टिंग। उसके बाद जो कॉम्पिटिशनल मॉडल्स हैं उसकी बात करें तो इसमें हमारे पास बात करते हैं अबाउट AI मशीन लर्निंग एंड जो सिलिकॉन मॉडल्स हैं उनकी, इन सिलिकॉन मॉडल्स की ये ड्रग बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं, टॉक्सिसिटी को प्रिडिक्ट करते हैं। एंड जो एडवांस सेल बेस्ड मॉडल्स हैं लाइक ह्यूमन सेल कल्चर, 3D टिश्यू मॉडल्स, एक्स वीवो टिश्यू स्टडीज़, है ना, ये प्रोवाइड करता है ह्यूमन स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इंसाइट, है ना। अंदर में ह्यूमन कैसे काम करेगा उसको ये समझाते हैं। नॉन एनिमल टेस्टिंग मॉडल्स की ज़रूरत क्यों है यार, है ना। नीड फॉर दिस लो सक्सेस रेट, अगर हम बात करें 10 to 14%, सिर्फ 10 to 14% ऑफ द ड्रग जो कि फेज़ 1 को एंटर करते हैं उनको अप्रूवल मिलता है, तो सक्सेस रेट बहुत कम है ड्रग्स का। एनिमल मॉडल्स में लिमिटेशन होते हैं लाइक पुअर प्रिडिक्शन ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यार एनिमल तो अलग ही होगा ह्यूमन से। हाई डेवलपमेंट कॉस्ट यार, लाइक यहाँ पे एनिमल को अगर हम एनिमल टेस्टिंग मॉडल्स बनाते हैं तो वो प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में इनइफेक्टिव है बिकॉज हाई कॉस्ट है, ड्रग एट्रिशन एंड डेवलपमेंटल डिलेज देखने को मिलता है। सो इंडिया का आज करंट सिनेरियो की बात करें तो इंडिया में जो अल्टरनेटिव मॉडल्स जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं लाइक सी एलिगेंस, डोर्सोफिला, जेब्रा फिश, ईस्ट, एक्स वीवो टिश्यू स्टडीज़ किए जा रहे हैं इन मॉडल्स से। अब यहाँ पे 3D ऑर्गेनाइड्स का एडेप्टेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, ह्यूमन रिलेवेंट सेलुलर मॉडल्स का एडेप्टेशन बढ़ रहा है ड्रग टेस्टिंग के लिए। रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो परमिट करता है नॉन एनिमल टेस्टिंग मॉडल्स को इन प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टडीज़ या टारगेट आइडेंटिफिकेशन स्टडीज़ में, ड्रग स्क्रीनिंग में, पार्ट्स ऑफ द टॉक्सिकोलॉजी जहाँ पे टॉक्सिक जो सब्सटेंस हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। जो रेगुलेटरी परमिट्स हैं उसमें यहाँ पे थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाता है यार। रेगुलेटरी सिस्टम परमिट्स जो हैं इनमें प्रूफ ऑफ स्टडी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टडीज़ जो हैं, टारगेट आइडेंटिफिकेशन, ड्रग स्क्रीनिंग, पार्ट्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, ये सब परमिट लेना पड़ता है।
यहाँ पे परमिट लेना पड़ता है। बाकी जो अडेप्टेशन रिमेन लिमिटेड बिकॉज यहाँ पे रेगुलेटरी क्लैरिटी की कमी है, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी कमज़ोर है, इंटीग्रेशन ठीक से नहीं हो रहा है। ग्लोबल डेवलपमेंट की बात करें तो लाइक यूएस, ईयू, यूरोपियन यूनियन है ना, जो यूनाइटेड किंगडम, जापान में इन्वेस्टिंग हाईविली जो नॉन एनिमल टेस्टिंग मॉडल्स है उसके तो बहुत यहाँ पे खर्चा किया जा रहा है। नेशनल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, रिसर्च फंडिंग हो रहा है, वैलिडेशन प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। तो जो रेगुलेटरी पाथवे है आर बीइंग अपडेटेड टू एक्सेप्ट एनएएम बेस्ड डाटा यार। बाकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये ड्रग इनोवेशन को प्रमोट करेगा, ड्रग डेवलपमेंट एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इंडिया के स्ट्रेंथन करेगा, बायो इकोनॉमी एंड आत्मनिर्भर भारत को यहाँ पे ये सपोर्ट करेगा। जो बायो ई3 पॉलिसी है एंड जो ग्लोबल लीडरशिप हमको बनना है लाइफ साइंस में, उसके कॉन्सेप्ट के साथ ये अलाइन करता है। ये जो बायो मतलब नॉन एनिमल टेस्टिंग मॉडल्स जो हैं इसका इस्तेमाल बाकी कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं नॉन एनिमल टेस्टिंग मॉडल्स का, ड्रग डिस्कवरी में लाइक स्क्रीनिंग, टारगेट गेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्री क्लिनिकल इवेल्युएशन कर सकते हैं। बायोसिमिलर एंड जेनेरिक्स की बात करें तो क्वालिटी टेस्टिंग किया जा सकता है, एक सेफ्टी असेसमेंट, कंपेरेटिव सेफ्टी असेसमेंट किया जा सकता है। कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर में यार एनिमल टेस्टिंग जो होते हैं फॉर प्रोडक्ट सेफ्टी उसको ये रिप्लेस कर सकते हैं नॉन एनिमल टेस्टिंग मॉडल्स जो हैं। प्रिसीजन मेडिसिन की बात करें तो जो पर्सनलाइज थेरेपी है उसको ये सपोर्ट करता है, डिसीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा नॉन एनिमल टेस्टिंग मॉडल्स जो हैं। केमिकल सेफ्टी असेसमेंट में ये इवेल्युएट करता है इंडस्ट्रियल केमिकल्स को, फूड एडिटिव्स को एंड इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स को कि क्या प्रभाव पड़ेगा ह्यूमन के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो एथिकल कंसिडरेशंस यहाँ पे जिसको हमको ध्यान रखना है, एनिमल पेन एंड डिस्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे नॉन एनिमल टेस्टिंग मॉडल्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। एनिमल राइट्स एंड वेलफेयर को रिस्पेक्ट करना है यार, जो साइंटिफिक वैलिडिटी एंड ह्यूमन रिलेवेंस को यहाँ पे इम्प्रूव करना है बिकॉज एनिमल तो अलग होता है ह्यूमन से। 3R प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है लाइक रिप्लेसमेंट, रिडक्शन एंड रिफाइनमेंट। एथिकल रिसर्च फॉर ह्यूमन एंड सस्टेनेबल फ्यूचर को प्रमोट करना है। लाइक यहाँ पे 3Rs का मतलब एनिमल्स से हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे नॉन एनिमल्स को, रिड्यूस करेंगे एनिमल यूज़ को, है ना, नॉन एनिमल यूज़ का इस्तेमाल किया जाए। रिफाइनमेंट यहाँ पे जो है एनिमल्स में उतना ज़्यादा ह्यूमन रिलेटेड इन्वायरमेंट हम क्रिएट नहीं कर पाते जितना हम नॉन एनिमल टेस्टिंग मॉडल्स में क्रिएट कर पाते हैं। तो आगे वे फॉरवर्ड क्या है, पॉलिसी सपोर्ट को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, रेगुलेटरी क्लैरिटी लाएंगे यार, इन्वेस्टमेंट लाने की ज़रूरत है नॉन एनिमल टेस्टिंग मॉडल्स में। एंड जो इंडिया का जो पोजीशन है एज लीडर इन एथिकल एंड इनोवेटिव बायोकेमिकल रिसर्च उसको ये इम्प्रूव करेगा अगर हमने इसके ऊपर ध्यान दिया तो। सो कंक्लूजन के अंदर आप क्या लिख सकते हो, कंक्लूजन के अंदर आप बोल सकते हो कि देखो नॉन एनिमल टेस्टिंग मॉडल आर नॉट merely अल्टरनेटिव टू एनिमल टेस्टिंग, दे रिप्रेजेंट द फ्यूचर ऑफ सेफर, फास्टर एंड मोर एथिकल ड्रग डेवलपमेंट बेनिफिटिंग साइंस, सोसाइटी एंड एनिमल वेलफेयर। इस प्रकार से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। ये आपका पूरा मेंस का आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की। इसमें जो कर्नाटका हाई कोर्ट ऑन अडल्ट डॉटर राइट्स के बारे में जो बात की गई, क्योंकि यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला एन अडल्ट अनमैरिड डॉटर कैन सीक मॉनेटरी रिलीफ फ्रॉम हर फादर अंडर सेक्शन 20 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अगर यहाँ पे मारपीट का जो केस होता है, अगर अडल्ट अनमैरिड वुमेन है तो वो सीक कर सकती है यहाँ पे मॉनेटरी रिलीफ। तो इसके बारे में हम बात करें, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इसकी बात करें तो सबसे पहले तो ये न्यूज़ में था क्यों, बिकॉज जो कर्नाटका हाई कोर्ट ऑन अडल्ट डॉटर राइट्स के बारे में बताया कि एक अडल्ट अनमैरिड डॉटर कैन सीक व्हाट, एन अडल्ट अनमैरिड डॉटर कैन सीक मॉनेटरी रिलीफ अंडर सेक्शन 20 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फॉर एजुकेशन एंड अदर एसेंशियल नीड्स एंड द पेरेंट ड्यूटी टू सपोर्ट, है ना। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर ऐसे नहीं मारपीट के ही केस है, मतलब एक अडल्ट अनमैरिड डॉटर जो है यहाँ पे ये
पढ़ने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट क्लेम कर सकता है हायर एजुकेशन के लिए। की हाइलाइट्स की बात करें तो जो एन अडल्ट अनमैरिड डॉटर कैन क्लेम फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम हर फादर अंडर सेक्शन 20 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी फॉर एजुकेशन एंड अदर एसेंशियल नीड्स। पेरेंट का ऑब्लिगेशन है टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज़ यार, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर द चाइल्ड अटेन मेजोरिटी। ऐसे नहीं कि सिर्फ 18 साल तक उसकी जिम्मेदारी रखना है, अगर अडल्ट अनमैरिड डॉटर तब तक उसको यहाँ पे उसका देखरेख करना पड़ेगा। एंड अगर आपने डिनाई किया, जो पेरेंट्स अगर डिनाई करते हैं रिलीफ देना सोली बिकॉज ऑफ अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी, है ना, 18 साल हो गए इसलिए डिनाई कर देना, तो एक तरह से ये पर्पस ऑफ सेक्शन जो है 20 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी को यहाँ पे ये क्या करता है, डिफीट करता है। अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करें तो सिविल लॉ है एक, जो कि बनाया गया टू प्रोवाइड इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू वुमेन फेसिंग वायलेंस इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप। जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, घरेलू जो रिश्ते हैं, उसमें जो यहाँ पे वायलेंस देखने को मिलता है उनसे वुमेन को बचाने के लिए लागू किया गया था 2005 के अंदर, बट इफेक्ट आया था 26 अक्टूबर 2026 में। एंड इट कवर वुमेन इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप इंक्लूडिंग दोज इन रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, लाइक लिव इन रिलेशनशिप को भी अब कवर करता है। की प्रोविजंस की बात करें तो मॉनिटरी रिलीफ दिया जाता है सेक्शन 20 के द्वारा, है ना। 20 जो सेक्शन है, इट कवर एक्सपेंसेस सच एज लॉस ऑफ अर्निंग्स, मेडिकल एक्सपेंसेस, लॉस और डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस फॉर द एग्रीड वुमेन एंड हर चिल्ड्रेन। And section 20 clause 1 sub clause D, it includes educational expenses, and the phrase in addition to is significant, indicating that education is an independent head of relief. Okay, बाकी जो की फीचर्स ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करें तो इट कवर फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, वर्बल एब्यूज, इमोशनल एब्यूज एंड इकोनॉमिक एब्यूज इंक्लूडिंग डाउरी, हरासमेंट यार, है ना। इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन 18 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इट प्रोटेक्शन ऑर्डर प्रोवाइड करता है ना। 19 जो है रेसिडेंस ऑर्डर प्रोवाइड करता है, एंड 20 जो है वो मॉनिटरी रिलीफ प्रोवाइड करता है, लाइक अगर आपका खर्चा यहाँ पे चला गया, मेडिकल एक्सपेंसेस आपको उठाने पड़ेंगे, जो है ना वुमेन को यहाँ पे बचाता है मेन। लॉस और डैमेज टू प्रॉपर्टी जो होता है उसको यहाँ पे मॉनिटरी रिलीफ प्रोवाइड करता है। एग्रीड वुमेन जो है एंड उसके जो बच्चे हैं उसको भी मेंटेनेंस करना उस फादर की जिम्मेदारी है, ये बोलता है। सेक्शन 21 जो है वो कस्टडी ऑर्डर प्रोवाइड करता है। सेक्शन 22 जो है कंपनसेशन ऑर्डर की बात करता है, एंड सेक्शन 23 जो है वो इंटरिम एंड एक्सपार्टम ऑर्डर्स को कवर करता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट सेक्शन से याद रखना भाई, क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट जो की फीचर्स ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसके बारे में। बाकी जो जुडिशियल प्रिंसिपल यहाँ पे इन्वॉल्व है, इट इज़ पेरेंट्स ऑब्लिगेशन टुवर्ड चिल्ड्रन इज कॉन्टीन्यूस, कि ऐसा नहीं सिर्फ 18 साल तक ध्यान देना, उसके बाद नहीं, मोर देन 18 साल तक ध्यान देना है, अगर अनमैरिड एडल्ट है तो भी। कोर्ट अडॉप्ट पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन टू एंश्योर जस्टिस एंड सपोर्ट फॉर वुमेन यार, एंड एजुकेशन अदर बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं आर एसेंशियल फॉर डिग्निटी एंड एम्पावरमेंट, ये बोला गया। जुडिशियल प्रिंसिपल एक इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रिंसिपल है, ये कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोला। बाकी जो एसोसिएट जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं उसके अंदर हम बात करें, अभिलाषा वर्सेस प्रकाश केस 2020 की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, दैट एन अनमैरिड मेजर डॉटर कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर CRPC 125 अनलेस सी इज़ डिसेबल। ये अभिलाषा केस में बोल रहे हैं। अभी क्या बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर अनमैरिड अडल्ट अनमैरिड डॉटर क्लेम कर सकता है। राजेश वर्सेस नेहा केस 2020 के अंदर इस केस में ये बोला गया, मेंटेनेंस जो है अभी जो रजनीश वर्सेस नेहा केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला मेंटेनेंस शुड इंश्योर अ डिग्निफाइड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेस्ड ऑन फाइनेंशियल कैपेसिटी। उसके बाद XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर केस 2024 में जो हुआ था, यहाँ पे बोला कि एक अनमैरिड डॉटर हैज़ एन इनफेंसेबल राइट टू सीक एजुकेशनल एक्सपेंस फ्रॉम द पेरेंट्स एंड कोर्ट में डायरेक्ट पेरेंट टू बियर हायर एजुकेशनल एक्सपेंसेस, कोर्ट बोल सकता है इस चीज़ के बारे में। बाकी सिग्निफिकेंस क्या है यार, ये जो रूलिंग है कर्नाटका हाई कोर्ट का, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड डिग्निटी फॉर वुमेन को इंश्योर करेगा, एजुकेशन एक लीगल राइट के तौर पर रिकॉग्नाइज करेगा, एंड जो वुमेन का फ्यूचर है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट पे बात करता है ये।
प्रोटेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स को ये स्ट्रेंथन करेगा, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के जो प्रोटेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि देखो भाई, जो वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच है वो हमारे पास देखने को मिला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का। जेंडर जस्टिस एंड इक्वल पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है वुमेन एम्पावरमेंट को थ्रू एजुकेशन एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बाकी कंक्लूजन की बात करें, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसके कंक्लूजन की बात करें तो जो कर्नाटका हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट है ना, ये क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा द प्रोटेक्टिव इंटेंट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005 बाय रिकॉग्नाइजिंग दैट डॉटर राइट टू सपोर्ट इंक्लूडिंग एजुकेशनल एक्सपेंसेस कंटिन्यू इवन आफ्टर attaining majority, and this interpretation promote what dignity, equality and women empowerment को ये प्रमोट करता है। सो ये जो जजमेंट है वो वुमेन टॉपिक में जीएस पेपर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे में भी आप इसको मेंशन कर सकते हो यार। नेक्स्ट बात करते हैं SNFAs की, मतलब जो स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं। ये न्यूज़ में था बिकॉज आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट, एक न्यू रेगुलेटरी कैटेगरी जो कि यहाँ पे स्ट्रेस्ड बैंक एसेट को देखेगा। जो है ना स्ट्रेस्ड बैंक एसेट्स थे उनके जो नॉर्म्स हैं उसको ये अपडेट करता है। यानी जो एसेट हैं दे मस्ट बी सोल्ड मेनली थ्रू पब्लिक ऑक्शंस यार, है ना। ये जो एसेट्स हैं, जो स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो यहाँ पे सरफेसी एक्ट के प्रिंसिपल्स के अंदर सोल्ड किए जाएंगे एंड दे कैन नॉट बी रीसोल्ड टू ओरिजिनल बोरोवर और रिलेटेड पार्टीज यार। सो हम बात करेंगे अबाउट स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स की सबसे पहले बात करें तो ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज जो स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं दिस आर इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई यार। ये एक तरह से स्ट्रॉन्गर एसेट रिकवरी में हेल्प करेंगे, क्लीनर बैंक बुक एंड फास्टर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ वे फॉरवर्ड है यार। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करें सरफेसी एक्ट की। सरफेसी एक्ट से पहले हम बात करते हैं व्हाट आर दिस स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट। तो जो स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं दिस आर इमूवेबल प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड बाय बैंक व्हेन बोरोवर डिफॉल्ट ऑन लोन्स। ठीक है, जब कोई भी लोन लेता है बोरोवर जब पैसा नहीं चुका पाता तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो एक्वायर करते हैं बैंक उसको हम SNFAs बोलते हैं। इसके अंदर दिस एसेट्स आर हेल्ड फॉर रिकवरी पर्पस है, रिकवरी के लिए रखा था, जमीन जायदाद कोई भी गिरवी चीज़ रख सकते हैं यहाँ पे, एंड नॉट यूज्ड फॉर नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशंस यार। यानी जो स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं इसके अंदर क्या क्या आता है याद रखना भाई। इसके अंदर आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो गया, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ या फिर रियल इस्टेट। बाकी ये सरफेसी एक्ट के अंदर आता है। सरफेसी एक्ट क्या है, इट एनेबल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रिकवर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सरफेसी एक्ट इसलिए बनाया था कोई सपोज करो कोई बैंक ने लोन दिया है ना, वो नहीं चुका पाया तो उसको क्या बोलते हैं NPA। तो NPA को रिकवर कैसे करना है विदाउट लेंदी कोर्ट प्रोसीडिंग्स, उसके लिए सरफेसी एक्ट यहाँ पे लाया गया है ना। सरफेसी इज व्हाट इट इज सिक्योरिटीज, है ना, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट ऑफ 2002। ये बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिकवर करने में हेल्प करता है जो नॉन प्रॉफिटेबल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। इसके अंदर जो की प्रोविजंस है वो क्या है कि एक सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है उसको एनफोर्स किया गया। बैंक कैन टेक पोसेसन ऑफ सिक्योर्ड एसेट विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, जो सिक्योर्ड एसेट रखे हैं वो बैंक ले सकते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन यार, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं दे कैन एक्वायर एंड मैनेज स्ट्रेस्ड एसेट। जो सिक्योर्ड एसेट्स हैं उनको बेचा जा सकता है। सिक्योर्ड एसेट में बी सोल्ड टू रिकवर आउटस्टैंडिंग ड्यूज। बोरोवर राइट टू अपील, जो यहाँ पे जो बोरो किया है उसके पास ये राइट टू अपील है। बोरोवर में अप्रोच दी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की यार मेरा बिना चुका है, मतलब मेरा रिकवर कर ले रहे हैं। एक्सक्लूजन की बात करें, दिस डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर लैंड एंड सर्टेन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। यार आप किसान के आदमी को, किसान के ज़मीन को नहीं छीन सकते, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। सरफेसी एक्ट इस चीज़ को याद रखना, ये डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर लैंड।
नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसको बोलते हैं, इसके बारे में बात करें तो देखो भाई, एनपीए इज़ ए लोन और एडवांस वेयर प्रिंसिपल अमाउंट या फिर इंटरेस्ट को आपने नहीं पे किया है मोर देन 90 डेज। ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट को आपने 90 दिन से नहीं पे किया तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। टाइप ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करें तो एक होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, जहाँ पे एनपीए जो है 12 मंथ तक, एनपीए को हम क्या बोलते हैं, अप टू 12 मंथ तक बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट। डाउटफुल एसेट मोर देन 12 मंथ इज कॉल्ड एज डाउटफुल एसेट। एंड लॉस एसेट किसको बोलते हैं, अनकलेक्टेबल और, है ना, और ऑफ लिटिल वैल्यू और रिकवर इज अनसर्टेन। रिकवरी अगर बहुत मुश्किल है तो उसको क्या बोलते हैं, लॉस एसेट बोलते हैं। नेक्स्ट जो की प्रोविजंस ऑफ द न्यू फ्रेमवर्क की बात करें तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लासिफिकेशन है, उसके बाद एक्विजिशन के बारे में बोला गया। बैंक कैन स्पेसिफाई SNFAs, जो स्पेसिफाइड नॉन, है ना, स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट है, उसको बैंक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैंक कैन एक्वायर स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट ओनली आफ्टर लोन इज क्लासिफाइड एज NPA। ठीक है, लाइक जो कमर्शियल जो प्रॉपर्टी हो गया, जो रेसिडेंशियल है, उसको तभी वो ले सकते हैं, बैंक एक्वायर कर सकते हैं जब तक वो लोन जो है NPA क्लासीफाई नहीं किया जा सकता, उससे पहले नहीं कर सकते, उसके बाद ही कर सकते हैं। फुल और पार्सल सेटलमेंट की बात करें तो जो एक्विजिशन इट मस्ट इन्वॉल्व फुल और पार्सल सेटलमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर। इंटरनल पॉलिसी रिक्वायरमेंट की बात करें तो बैंक मस्ट हैव अ डिटेल पॉलिसी कवरिंग एलिजिबिलिटी, प्राइसिंग, रिकवरी एफर्ट्स एंड एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द SNFAs, है ना, स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल जो एसेट है। उससे पहले यार एलिजिबिलिटी भी होना चाहिए, प्राइसिंग भी इस चीज़ को देखना है कितना, एक रिकवरी एफर्ट्स होना चाहिए। बैंक ऐसा नहीं कि बस मैं जाके उसका जो नॉन फाइनेंशियल एसेट है, स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट है, उसको मैं छीन के ले जाऊँ। रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल टू बोरोवर की बात करें, रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल टू बोरोवर मतलब बैंक कैन नॉट सेल reposed property back to the original borrower or related parties even if they cease to be an SNFAs जो है उसको बैंक ने ले लिया, फिर से वापस से इसको ये बेच नहीं सकता, किसको, जो बोरोवर है उसको। सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाएगा, मतलब जो SNFAs हैं, स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट हैं, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन ग्रॉस NPAs। इनको ग्रॉस NPAs के अंदर, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एंड दे आर ट्रीटेड सेपरेटली एज ए नॉन बैंकिंग एसेट एक्वायर्ड इन स्टेटिफिकेशन इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम। ठीक है, अलग तरीके से इनको ट्रीट किया जाएगा। जो स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट हैं, इसके अंदर क्या क्या इमूवेबल असेट्स के अंदर आते हैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, कमर्शियल प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रियल लैंड। एंड दिस आर एक्वायर्ड फॉर लोन रिकवरी एंड दिस आर नॉट यूज्ड फॉर बैंकिंग ऑपरेशंस। मस्ट बी सोल्ड थ्रू पब्लिक ऑक्शन अंडर सरफेसी एक्ट। ऐसे नहीं कि वापस से बोरो को ही बेच दिया, ये सब पब्लिक ऑक्शन से ही बेचा जाएगा। एंड इट कैन नॉट बी रीसोल्ड टू द ओरिजिनल बोरोवर और रिलेटेड पार्टीज। ये है स्पेसिफाइड नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है, क्यों लाया गया इस चीज़ को, टू क्लीन अप बैलेंस शीट, यार जो बैंक का बैलेंस शीट है उसको क्लीन अप करना है, इम्प्रूव करना है एसेट रिकवरी एफिशिएंसी को, रिड्यूस करना है NPA को एंड स्ट्रेंथन करना है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, प्रमोट करने के लिए ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेटरी डिसिप्लिन। ये जो SNFA है वो लाया गया। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये स्ट्रेंथन करेंगे जो बैंक की एबिलिटी है टू रिकवर ड्यूज, उसकी एबिलिटी को स्ट्रेंथन करेंगे, क्रेडिट डिसिप्लिन को इम्प्रूव करेंगे, ऑल्सो जो मॉरल हैजार्ड्स हैं उसको रिड्यूस करेंगे। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की बात करें तो उसको ये एनहांस करेगा इन बैंकिंग सेक्टर्स, यार सपोर्ट करेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को। सरफेसी एक्ट की बात करें, बेसिक तो यहाँ पे देखो भाई 2002 में ये एनैक्ट हुआ था, उसी साल इन्फोर्स हो गया। इसका पर्पस था कि जो है ना अटेनेबल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो पैसा दे रहा है उनको टू एनफोर्स सिक्योरिटी एंड रिकवरी ड्यूज विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के वो रिकवरी कर सकें, उसके लिए सरफेसी एक्ट यहाँ पे। सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकन्स्ट्रक्शन, है ना, और फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 शॉर्ट में बोले तो रेगुलेट कौन करता है, RBI। सरफेसी एक्ट 2002 एंड इट इज़ रिलेटेड टू RBI का डायरेक्शन से ये चलता है।
सो एक आखिरी में एक कंक्लूजन अगर आप बोल सकते हो कि जो SNFAs हैं, SNFA फ्रेमवर्क जो है स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट फ्रेमवर्क जो लाया है, एंड सरफेसी एक्ट जो है, ये दोनों मिलकर एक तरह से रोबस्ट सिस्टम बनाएंगे, स्ट्रेस्ड एसेट को पता करेंगे, उनको मैनेज करेंगे, डिस्पोज करेंगे एंड एक फास्टर रिकवरी लाएंगे, जिससे हमारे फाइनेंशियल सिस्टम होगा और भी ज़्यादा हेल्थियर बनेगा। सो ये हमने बात की अबाउट दी स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स की एंड सरफेसी एक्ट की। नेक्स्ट बात करते हैं यार अबाउट दी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करते हैं, बिकॉज ये न्यूज़ में था, बिकॉज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंड किया जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है एंड प्रोहिबिट किया जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो कि मैन्युफैक्चर्ड हैं वोनली और पार्सली थ्रू फोर्स लेबर, जो फोर्स लेबर के थ्रू बनाए जा रहे हैं फुल्ली या फिर पार्सली, उनके जो वो जो गुड्स हैं उनके इंपोर्ट को रोक दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करें सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं यार, न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज फॉरेन ट्रेड के अंदर इंडिया ने बैन किया फोर्स लेबर इंपोर्ट को, है ना। इससे हमारे पास जो एथिकल सप्लाई चेन है, बेटर ग्लोबल स्टैंडिंग एंड स्ट्रॉन्गर ट्रेड देखने को मिलेगा। ये थीम को देखते हुए यहाँ पे इसको बैन किया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अमेंडेड द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी टू प्रोहिबिट द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर वोरली और पार्सली थ्रू फोर्स लेबर। एंड ये मूव जो है इंडिया का, ये ग्लोबल एफर्ट जो लिया जा रहा है फोर्स लेबर को रोकने के लिए, है ना, उसके एक तरह से अलाइन करता है अपने आप को एंड इंश्योर करता है एथिकल ट्रेड एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। इट कम्स एमिड अ सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा किया गया था, जिसके वजह से जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर 12.5% टैरिफ लगा था, क्योंकि फोर्स लेबर से जो गुड्स बन रहे हैं उसको ये इम्पोर्ट करता था। तो ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके बारे में बात करें तो इंडिया का, तो वो क्या करता है यार, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की बात करता है, फैसिलिटेट करता है इंपोर्ट को, एज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है ना। इंडिया का जो इंटीग्रेशन है विद ग्लोबल वैल्यू चेन उसको एक तरह से एनहांस करेगा ये जो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो। एंड इट इज़ फॉर्मुलेटेड अंडर द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1992। एंड जो आज का हमारा जो पॉलिसी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, है ना, उसकी बात करें तो ये डायनेमिक लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क है यार, कोई फिक्स्ड इन डेट नहीं है इसका। एंड जो अर्लियर 5 ईयर पॉलिसी साइकिल है उसको इसने रिप्लेस किया। ऑल्सो जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है उसको ये सपोर्ट करता है थ्रू इनिशिएटिव्स और स्कीम्स लाइक एडवांस ऑथराइजेशन, है ना। EPCGs की बात करें, EPCGs का मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड कैपिटल गुड्स, है ना। RODEP की बात करें तो ये ड्यूटी रेमिशन स्कीम्स हैं यहाँ पे, है ना। ROSCTL जो है वो भी ड्यूटी रेमिशन स्कीम्स हैं। इन सब चीज़ से फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने की बात की जाती है। फोर्स लेबर होता क्या है यार, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फोर्स लेबर इट इज़ एनी वर्क और सर्विसेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ पर्सन अंडर द थ्रेट ऑफ पेनल्टी और विदाउट देयर वॉलंटरी कंसेंट। उनकी मर्जी के बिना या फिर पेनल्टी के तौर पे जो चीज़ उनसे जो काम कराया जाए, जो सर्विस कराया जाए, उसको हम फोर्स लेबर बोलते हैं। यानी जो यूएस का सेक्शन 301 है जो कि यूएस ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के अंदर इनैक्ट किया गया था, ये क्या बोलता है, इट अलाउज द USTR टू इन्वेस्टिगेट। यूनाइटेड स्टेट्स जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ये पावर देता है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं एंड टेक यूनिलैटरल एक्शन अगेंस्ट अनफेयर, डिस्क्रिमिनेटरी एंड जो ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस हैं ऑफ अदर कंट्रीज़, उनके ऊपर यहाँ पे जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस, उनके ऊपर ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है, एक्शन ले सकता है ये USTR। एंड ट्रिगर्ड व्हेन कंट्री लैक एडुकेट लॉज अगेंस्ट फोर्स लेबर इन इट्स एक्सपोर्ट्स। अगर हमारे पास एक्सपोर्ट्स में कोई फोर्स लेबर के किसी देश में लॉ नहीं है तो वो उससे ये ट्रिगर्ड हुआ सेक्शन 301 ऑफ US। बाकी जो फ्री ट्रेड पॉलिसी है जिसके ऊपर न्यू अमेंडमेंट किया गया उसके की प्रोविजंस की बात की तो इंपोर्ट पे प्रोहिबिशन किया गया, मतलब जो बैन है ना ऑन इम्पोर्टिंग गुड्स जो कि वुरली पूरा का पूरा या फिर आधा यहाँ पे फोर्स लेबर से बनाया जाए उसको पूरा बैन कर दिया गया। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो DGFT में नोटिफाई स्पेसिफिक गुड आफ्टर एन इंक्वायरी एंड और बेस्ड ऑन एविडेंस यार। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है वो एक तरह से इंक्वायरी करके किसी भी स्पेसिफिक आइटम को यहाँ पे नोटिफाई कर सकता है।
इंक्वायरी मैकेनिज्म की बात करें, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड विल कंडक्ट एन इंक्वायरी एज पर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर अंडर द हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर 2023। एनफोर्समेंट की बात करें तो एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करने के लिए, एथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस को है ना प्रमोट करने के लिए लाया गया था इसको। एंड जो USTR सेक्शन 301 है, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड जो रिप्रेजेंटेटिव का जो सेक्शन 301 है, इसके अंदर हम बात करें तो मार्च 2026 में USTR ने इनिशिएट किया सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट इंडिया एंड 53 अदर इकोनॉमीज यार, जिसकी वजह से यहाँ पे 12.5% का टैरिफ फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स लगा फॉर लैकिंग एडुकेट बैन्स ऑन इम्पोर्ट मेड यूजिंग फोर्स लेबर। तो इसके वजह से यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को बैन किया इंडिया ने। उसके बाद एक सेकंड इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी किया गया ऑन एक्सेस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, हमारे जितना ज़रूरत है कैपेसिटी से हम कर रहे हैं उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन किया गया। बाकी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर US जो है इन्वेस्टिगेशन एंड प्रपोज टैरिफ कंडक्ट करता है यार ऑन इम्पोर्ट लिंक टू फोर्स लेबर। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उसने एनफोर्स किया इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन गुड्स प्रोड्यूस थ्रू फोर्स लेबर। एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट अंडर स्क्रूटनी है कौन कौन सी चीज़ें हैं, लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, सोलर पैनल, सी फूड, मेटल्स, बैटरीज, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें पर्टिकुलरली यहाँ पे जो अटेंशन है वो उस रीजन से आ रहा है, लाइक जिंगजियांग जो प्रोविंस है चाइना का, जहाँ पे फोर्सली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाए जा रहे हैं, उसका मेन कंसर्न है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव क्या थी जो लाया गया, ये नियम लाया गया कि यहाँ पे बैन किया गया, तो एक तरह से एथिकल ट्रेड को बढ़ावा देना है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, फेयर कंपटीशन को सपोर्ट करना है, जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके साथ अलाइन करने के लिए इसको लाया गया, ये जो अमेंडमेंट है उसको लाया गया। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जिसके ऊपर चेंज हुए, अमेंडमेंट हुए, प्रोहिबिट किया गया जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो कि वोनली और पार्सली फोर्स लेबर से बनाए जाए, उसके बारे में न्यूज़ में था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्बॉडीड AI की। एम्बॉडीड AI यहाँ पे न्यूज़ में था बिकॉज जो एम्बॉडीड AI एक तरह से प्रोमिनेंस गेन कर रहा है विथ बॉस्टन डायनामिक्स स्पॉट रोबोट, जो कि एक तरह से इंटीग्रेट करता है गूगल का जो डीप माइंड जेमिनी रोबोटिक्स ER है, उसको एक तरह से ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग कर सकता है, स्पेशल रीजनिंग कर सकता है, कंटिन्यूस लर्निंग कर सकता है रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में रह के, इसीलिए न्यूज़ में था। तो इसके बारे में बात करें, एम्बॉडीड AI एम्बॉडीड AI के अंदर सबसे पहले तो व्हाट इज़ एम्बॉडीड AI यार, एक तरह से एम्बॉडीड AI इंटीग्रेट्स इंटेलिजेंस विद अ फिजिकल बॉडी, इंटेलिजेंस को एक फिजिकल बॉडी के साथ लाइक रोबोट या फिर सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करता है, जिससे वो इंफॉर्मेशन ले सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, लर्न कर सकता है एंड एक्ट कर सकता है रियल वर्ल्ड में यूजिंग सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। की पॉइंट्स की बात करें तो जो ये एम्बॉडीड AI है ये इंटेलिजेंस एमर्जेंस की बात करता है फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन ब्रेन बॉडी एंड एनवायरनमेंट, ब्रेन बॉडी एंड एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके इंटेलिजेंस लाता है। एंड जो प्रोजेक्टेड मार्केट साइज है इसका एम्बॉडीड AI का, इट इज़ अराउंड $23 बिलियन बाई 2030 यार। की फीचर्स की बात करें एम्बॉडीड AI का तो फिजिकल एम्बॉयडमेंट देखने को मिलता है। एम्बॉयडमेंट मतलब इट ऑपरेट थ्रू फिजिकल सिस्टम्स लाइक रोबोट्स, ड्रोन्स, व्हीकल्स, ह्यूमनॉइड्स, है ना। इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली विद द रियल वर्ल्ड, यहाँ पे रियल वर्ल्ड लर्निंग भी करता है, मतलब कंटिन्यूसली लर्न करता है फ्रॉम रियल टाइम इंटरेक्शन यार। चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ ये अडॉप्ट करता है, मल्टी मॉडल परसेप्शन रखता है, मतलब बहुत सारे सेंसर्स इसके अंदर है, लाइक कैमरा, LIDR, माइक्रोफोन्स, टच सेंसर्स, ये सब मल्टीपल सेंसर्स का इस्तेमाल करके ये सीखता है, परसेप्शन लेता है, सराउंडिंग को एक्यूरेटली अंडरस्टैंड करता है, ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग करता है, कैसे परसीव कर सकता है, रीज़न कर सकता है, प्लान कर सकता है, एक्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली जैसे इंसान करता है। तो मिनिमम यहाँ पे एक तरह से बहुत मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। एंड जो डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस है, जिसके अंदर इंटेलिजेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस AI मॉडल्स लाइक ब्रेन, बॉडी के फॉर्म में रोबोट एंड एनवायरनमेंट में यहाँ पे इंटेलिजेंस एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग को ये एनेबल करता है। ये हमने बात की अबाउट एम्बॉडीड AI।
क्या क्या एप्लीकेशन है एम्बॉडीड एआई का यार? रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑटोनोमस व्हीकल एंड ड्रोन के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्थ केयर एंड असिस्टिव रोबोट बना सकते हैं, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, या रेस्क्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में इन रोबोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को स्टिमुलेट करने के लिए भी इन एम्बॉडीड एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो न्यूरोमॉर्फिक एआई है वो क्या है? न्यूरोमॉर्फिक एआई क्या करता है, नाम से समझ आ रहा है, न्यूरोमॉर्फिक, न्यूरॉन मतलब ब्रेन को मिमिक करना। इट मिमिक द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन यूजिंग स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स एंड स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क, जो कि जैसे एफिशिएंट कंप्यूटेशन को अचीव करता है। ये फास्ट होता है, एडेप्टिव होता है, एनर्जी एफिशिएंट होता है। इन्हें ह्यूमन जो बायोलॉजिकल न्यूरल सिस्टम है उसके जैसा ही होता है न्यूरोमॉर्फिक एआई। की फीचर्स ऑफ न्यूरोमॉर्फिक एआई की बात करें तो देखो, हमने एम्बॉडीड एआई की बात की, उसी प्रकार का न्यूरोमॉर्फिक एआई भी है। तो न्यूरोमॉर्फिक एआई के अंदर ब्रेन इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, इंसान के दिमाग से ये इंस्पायर्ड है। इसमें स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क देखने को मिलता है। न्यूरोमॉर्फिक चिप जो होता है वो मिमिक करता है बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स को। ये एनर्जी एफिशिएंट होता है, मतलब लेस पावर कंज्यूम करता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल एआई सिस्टम यार। रियल टाइम प्रोसेसिंग कर सकता है, मतलब इंफॉर्मेशन को इंस्टेंटेनियसली ये क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। जो एज एंड लो लेटेंसी एप्लीकेशन है उसके लिए सूटेबल है। अडेप्टिव लर्निंग की बात करें, इट लर्न्स फ्रॉम कंटिन्यूस डाटा स्ट्रीम्स एंड इसको कोई ज़रूरत नहीं होती रिटेनिंग एंड लार्ज डाटा बेस रखने की। पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकता है, मतलब हाईली पैरेलल आर्किटेक्चर में ये काम कर सकता है, हैंडल कर सकता है कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल टास्क को एफिशिएंटली। तो ये हमने बात किया अबाउट न्यूरोनल एआई, एम्बॉडीड एआई, न्यूरोनल एआई की बात की। बाकी मतलब न्यूरोमॉर्फिक एआई की बात की। बाकी जो न्यूरोमॉर्फिक एआई है उसका क्या क्या एप्लीकेशन है यार? एज एआई, इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिएबल्स एंड इम्प्लीमेंटेबल जो डिवाइसेस हैं वहाँ पे, ऑटोनोमस सिस्टम बनाने के लिए, रियल टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग करने के लिए, स्मार्ट सेंसर एंड मॉनिटरिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्ट्रा लो पावर एआई सिस्टम जो है न्यूरोमॉर्फिक एआई की मदद से हम बना सकते हैं यार। तो ये हमने दो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है एम्बॉडीड एआई और न्यूरोमॉर्फिक एआई, इसके बारे में बात की। दोनों को एक तरह से कंपेयर करें तो देखो भाई, जो न्यूरोमॉर्फिक एआई है यहाँ पे इंटरेक्शन ऑफ ब्रेन बॉडी एनवायरनमेंट जो है वो एम्बॉडीड एआई में होता है। बट जो न्यूरोमॉर्फिक एआई है ये ब्रेन लाइक कंप्यूटेशन करता है यूजिंग न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर। तो इंटरेक्ट करने की बात की जाए तो आप बोलना ये एम्बॉडीड एआई है। अप्रोच की बात करें तो जो एम्बॉडीड एआई है वो रोबोटिक्स एंड रियल वर्ल्ड सिस्टम के साथ काम करता है। बाकी जो ये न्यूरोमॉर्फिक एआई है वो हार्डवेयर एंड चिप डिज़ाइनिंग में काम करता है। हार्डवेयर की बात करें तो कन्वेंशनल सीपीयूज़ एंड जीपीयूज़ जो हैं वो एम्बॉडीड एआई में देखने को मिलते हैं। बट न्यूरोमॉर्फिक चिप्स जो है, चिप्स के फॉर्म में हमको स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क जो है वो हमको देखने को मिलता है न्यूरोमॉर्फिक एआई में। जो एम्बॉडीड एआई है वो फिजिकल इंटरेक्शन एंड टास्क एग्जीक्यूशन में काम करता है, एम्फेसिस देता है। बाकी न्यूरोमॉर्फिक एआई है वो हाई एफिशिएंट कंप्यूटेशन के ऊपर जोर देता है। लर्निंग की बात करें तो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस से जो एम्बॉडीड एआई है वो लर्न करता है। बाकी जो न्यूरोमॉर्फिक एआई है इट लर्न्स फ्रॉम स्पाइकिंग एक्टिविटी एंड इवेंट ड्रिवन डाटा, जो इवेंट हुए हैं उसके ऊपर डाटा से ये सीखता है। बाकी जो एम्बॉडीड एआई है वो पहले से इंटरेक्ट करके सीखता है यार। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो एम्बॉडीड एआई है उसके अंदर हम बात करते हैं अबाउट बोस्टन डायनामिक्स स्पॉट विद जेमिनी रोबोटिक्स ER 1.6, ऑटोनोमस डिलीवरी ड्रोन्स हो गए, सर्विस रोबोट जो होम्स एंड हॉस्पिटल में इस्तेमाल किए जाते हैं वहाँ पे हम एम्बॉडीड एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूरोमॉर्फिक एआई का एग्जांपल की बात करें तो IBM का जो ट्रू नॉर्थ है एक न्यूरोमॉर्फिक चिप है। इंटेल लोहिन 2 प्रोसेसर एक न्यूरोमॉर्फिक चिप है यार। लो पावर एआई जो है एज डिवाइसेस के लिए ये काम करता है। बाकी की टेक अवे ये है कि हमारे पास जो कंक्लूजन की बात करें, ठीक है, कंक्लूजन क्या है, जो एम्बॉडीड एआई है ये वो इंटेलिजेंस को लाएगा फिजिकल वर्ल्ड में थ्रू इंटरेक्शन एंड लर्निंग। जो न्यूरोमॉर्फिक एआई है वो ब्रेन लाइक एफिशिएंसी लाएगा आज के जो हार्डवेयर्स हैं उसके अंदर। दोनों मिलकर एक तरह से स्मार्टर, मोर ऑटोनोमस एंड हाई एनर्जी एफिशिएंट फ्यूचर बनाने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स जो प्रीलिम्स में यहाँ पे पूछे आ सकते हैं, उनके बारे में बात करें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं 37 जो बायोलॉजी ओलंपियाड हुआ था 2026 का इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, उसमें इंडिया ने 1 गोल्ड एंड 3 सिल्वर मेडल यहाँ पे लिए, जो कि यहाँ पे लिथुआनिया के अंदर हुआ था।
है ना। इंडिया won 1 gold and 3 silver medal at the 37th International Biology Olympiad held at विलिनस लिथुआनिया। सिग्निफिकेंस क्या है ये इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड का? वो साइंटिफिक एक्सीलेंस को प्रमोट करता है, ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्विंग को, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड, है ना, उसको बढ़ाता है स्टूडेंट्स के अमोंग। ऑल्सो इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज एवरी ईयर। इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 गोल्ड एंड 3 सिल्वर इस साल 2026 के जो इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में जीता गया। इंडिया का जो ओवरऑल रिकॉर्ड है अभी तक 17 गोल्ड, 69 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज एंड एक ऑनरेबल मेंशन जो है एंड 104 बार अपेयर हुआ है इंडिया यार। ठीक है, इसके बाद हम बात करें क्यूडिका, जो कि इंडिया का फर्स्ट डेंगू वैक्सीन है, उसके बारे में। क्यूडिका न्यूज़ में क्यों था? यहाँ पे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया क्यूडिका को, जो कि इंडिया का फर्स्ट डेंगू वैक्सीन है जो कि प्रिवेंट करेगा डेंगू को। सो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव क्यूडिका फॉर डेंगू प्रिवेंशन। इसके फीचर की बात करें तो ये जो क्यूडिका है ये लाइव एटीन्यूएटेड टेट्रावेलेंट वैक्सीन है जो कि 4 डेंगू सीरोटाइप्स को टारगेट करेगा, है ना। एंड इसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कंटेन करता है इसका डीएनए जो है ना। क्विड एक लाइव एटेन्यूएटेड टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन है जो कि किसी कॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। 2 डोज दिया जाता है, एक 0 मंथ पे, एक 3 मंथ पे। 4 से लेकर 60 एज ग्रुप को यहाँ पे दिया जाएगा, है ना। फ्रीज ड्राइड पाउडर जो है ये इस्तेमाल किया जाएगा फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। एडमिनिस्टर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है इसका, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है यार। अप्रूव अंडर दी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 42 कंट्रीज में ये अप्रूव किया गया है। WHO ने प्री क्वालिफाई किया एंड ओवर 24 मिलियन डोज जो है ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें डिसलिपिडीमिया की, तो डिसलिपिडीमिया में जो की फाइंडिंग्स यहाँ पे देखने को मिला उसके बारे में बात करें तो नेशन वाइड जो ICMR का जो स्टडी था उसने बोला कि 87.3% ऑफ द इंडियन अडल्ट हैव एटलीस्ट 1 एबनॉर्मल लिपिड लेवल यार, जिसको हम डिसलिपिडीमिया को बता रहा है कि डिसलिपिडीमिया कितना मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। बिकॉज डिसलिपिडीमिया से क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी दिक्कत हो सकता है। तो ICMR का जो इंडिया सर्वे है उसने बोला कि अराउंड, है ना, 23,600 एडल्ट जो है यहाँ पे 9 in 10 adults have at least 1 abnormal lipid parameters, ये बोला गया। हाई प्रिवेलेंस है यार। 87.3% एडल्ट हैव एटलीस्ट 1 एबनॉर्मल लिपिड लेवल। हाईएस्ट प्रिवेलेंस जो है 30-39 ईयर्स में हमको देखने को मिल रहा है एंड हायर इंसिडेंट्स इन वुमेन एंड अर्बन एरियाज में ज़्यादा है। अराउंड 355 मिलियन इंडियंस आर एट रिस्क ऑफ है ना डिसलिपिडीमिया, जिसकी वजह से ब्लड शुगर जो है, मतलब भाई 355 मिलियन जो है वो रिस्क में है डिसलिपिडीमिया के। उनका ब्लड शुगर भी नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, बॉडी वेट भी नॉर्मल, फिर भी उनको डिसलिपिडीमिया है। डिसलिपिडीमिया क्या है भाई? ब्लड फैट को यहाँ पे ये इम्बैलेंस है। इसमें LDL जो कि अपने लिए ख़राब है वो ज़्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है, HDL हमारे लिए अच्छा होता है वो कम होता है। हाई टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाई होता है, जिससे कि हार्ट के जो डिसीजेस हैं, स्ट्रोक के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। हाई इज़ हेलो इज़ गुड। ओके, तो हमने बात की अबाउट डिसलिपिडीमिया की। ऑपरेशन वज्र की बात करें तो ये न्यूज़ में था बिकॉज अंडर ऑपरेशन वज्र जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने 12 करोड़ के ट्रेमाडोल टैबलेट्स को यहाँ पे सीज किया, जो कि एक तरह से इंटरनेशनल डाइवर्जन नेटवर्क से यहाँ पे लिंक्ड हैं। तो ऑपरेशन वज्र की बात करें तो ऑपरेशन वज्र के अंदर जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने सीज किया 12 करोड़ ट्रेमाडोल, जो कि दर्द के नाशक दवाई होता है, बस ट्रेमाडोल टैबलेट्स 30 मेट्रिक टन लिंक टू इंटरनेशनल डाइवर्जन नेटवर्क्स यार। जो 250 मिलीग्राम ट्रेमाडोल है इट इज़ मिसयूज बाय मिलिटेंट यार एंड इट इज़ कॉल्ड एज फाइटर ड्रग, जो कि ISI ने इस्तेमाल किया टू रिड्यूस पेन एंड फटीग
है ना, इस कंट्रोल किया जाता है अंडर दी NDPS जो है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंदर इसको यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स ने इसके डाइवर्जन, सीजर्स एंड जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के ऊपर। अगर इसके बारे में बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स की, तो एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है। किसके अंदर भाई? नार्कोटिक जो है लोग सोचेंगे किसी अलग मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, बट ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर रेगुलेट करता है इसको। ये नार्कोटिक कमिश्नर जो है उसको यहाँ पे हेड करते हैं। एंड इट प्रिवेंट एंड कंट्रोल नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यार, जो ऑफियम डिपार्टमेंट है वहाँ से ओरिजिनेट किया गया है ना। ऑपरेशन वज्र याद रखना भाई, ये किसके लिए है? ट्रेमाडोल के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करें जो फॉरेन ट्रेड बैन हुआ था यार, फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पे फाइनल हुआ, स्पेन जीत गया अर्जेंटीना से। तो चैंपियन कौन था? स्पेन। 1-0 से स्पेन ने हरा दिया अर्जेंटीना को। स्पेन डिफीटेड अर्जेंटीना 1-0 आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम। गोल्डन बूट किसको मिला? मबापे, 10 गोल्स के वजह लगाए इन्होंने। एंड गोल्डन बॉल जो है रोड्री जो कि स्पेन के थे बेस्ट प्लेयर के तौर पे, इनको गोल्डन बॉल मिला। सिल्वर बॉल जो है लियोनेल मेसी को यहाँ पे अर्जेंटीना को मिला। ब्रॉन्ज बॉल जो है वो जुडे बेलिंगम इंग्लैंड के जो प्लेयर थे उनको मिला। अदर हाईलाइट्स की बात करें तो गोल्डन ग्लव किसको मिला है? उमे सिमोन जो कि स्पेन के थे उनको मिला। बेस्ट यंग प्लेयर के अंदर पाओ क्यूबरिज जो कि स्पेन के हैं उनको मिला। फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो है नेदरलैंड को मिला। एंड जो फीफा वर्ल्ड कप 2030 है उसको कौन, अभी तो 26 में हुआ, 4 साल बाद फिर होगा 2030 में, उसको मोरक्को, पुर्तगाल एंड स्पेन मिल के यहाँ पे क्या करेंगे? होस्ट करेंगे यार। तो ये हमने बात किया अबाउट 21 जुलाई 2026 के डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की।